एनिमे की शुरुआत एक लड़की को दिखाते हुए होती है जो कि अपने आसपास देखता है। तब उसे एक औरत का चेहरा दिखाई पड़ता है जो कि काफी ज्यादा सुंदर होता है। अब वह अपनी नजरें हटाता है और आसपास और देखता है। तब उसे कुछ और नए चेहरे देखने को मिलते हैं। एक बात उस बच्चे को समझ में आ चुकी थी कि वह अब एक दूसरी दुनिया में रीइंकार्नेट हो चुका है। उसके सामने अब उसकी स्टेटस विंडो ओपन होती है जिसके अंदर हर एक एलिमेंट की पावर एफ रैंक की होती है। एफ रैंक की पावर देखने के बाद में सभी लोग हैरान होते हैं, बट एकदम से ही उस लड़की के सामने एक बहुत बड़ा फिगर आता है। वह आदमी देखने में काफी ज्यादा शक्तिशाली लग रहा होता है और वह इस जगह का राजा भी था। अब राजा जो होता है वह उसका नाम नोवा रख देता है। उसका नामकरण तो हो जाता है। अब वह प्रीस्ट को आगे बुलाता है और उसके स्टेट्स चेक करने को कहता है। प्रीस्ट ऐसा ही करता है और जब उसकी स्टेटस विंडो सभी लोगों के सामने आती है तब उसके नाम की आगे प्रिंस लग जाता है। यह देख के वह समझ चुके थे कि ये राजा का ही बेटा है और राजा उसे उपहार के अंदर एक बहुत बड़ा लैंड गिफ्ट में देता है जो कि अब से उसी के ही नाम पे रहेगा और जितने भी लोग हैं जो कि उस लैंड के ऊपर रहते हैं वो इसकी अंडर यानी कि एक तरीके से सबऑर्डिनेट की ही तरह वर्क करेंगे। वो जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत भी है और वहाँ के लोगों का वाटर एफिनिटी लेवल भी काफ़ी ज़्यादा है। और वहीं जब बच्चे का वाटर एफिनिटी टेस्ट किया जाता है तब उसकी रैंक डबल एस रैंक होती है जो कि आज तक की सबसे हाईएस्ट रैंक है जो कि एक बच्चे को कभी मिली ही होगी। वरना तो ज़्यादातर बच्चों की जो अवेकनिंग है वो काफ़ी सालों बाद होती है, बट नोवा जो है ये एक रेयर केस है। इसकी अवेकनिंग इसके जन्म होते ही हो चुकी है। हर किसी को लग रहा होता है कि आने वाले टाइम के अंदर नोवा एक बहुत बड़ा योद्धा बनेगा और एक ताकतवर मैजिशियन भी। इसी प्रकार 6 साल बीत जाते और नोवा बड़ा हो चुका था। ये एक बहुत बड़ा एम्पायर है। एम्पायर के ऊपर नोवा के जो फादर है वो रूल करते हैं और नोवा के फादर के 13 बेटे हैं और सबसे छोटा नोवा ही है। इन सभी को यहाँ के सारे लोग काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं और इन्हें काफ़ी ज़्यादा उच्च नज़र से देखा जाता है आसपास के लोगों द्वारा और इन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है। इनके रूल में पूरी सिटी बहुत ही अच्छे से फली और फूली होती है, इसलिए लोग उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। नोवा भी उन्हीं में से एक है। उनके 13 के 13 बेटे इस पूरे एम्पायर के अंदर काफ़ी ज़्यादा फेमस है और हर कोई उन्हें जानता भी है। नोवा एक रीइंकार्नेटेड पर्सन है तो वो ये बात समझ चुका था कि उसके लेवल की कोई सीमा नहीं है और जितने ज़्यादा उसके पास फॉलोवर्स होंगे उतनी ही ज़्यादा उसके स्टेट की रैंक बढ़ेगी। जैसे कि उसका जो वाटर लेवल है उस लैंड की वजह से डबल एस रैंक का हो चुका था और उसकी मेट्स की वजह से जो उसका मैजिक लेवल है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। अगर उसके पास जितने ज़्यादा लॉयल सर्वेंट्स होंगे उतना ही ज़्यादा उसका खुद का ही लेवल होगा। इसलिए उसका जो मेन फोकस है वो लोगों को रिक्रूट करना है, वो भी पावरफुल, जिससे कि उसका खुद का लेवल भी इंक्रीज होता रहे समय के साथ में, क्योंकि उसे इस दुनिया का सबसे ताकतवर मैजिशियन बनना है अपनी इस चीट स्किल की मदद से। नोवा निकल जाता है अपने आगे के टाइम के लिए। बाकी की जो मेट्स होती है वो पीछे बात करने लग जाती है कि नोवा कितना ही ज़्यादा मैच्योर है। इसकी एज के बच्चे तो काफ़ी ज़्यादा मिस्चीवियस होते हैं बट नोवा उनके कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा मैच्योर है। तभी एक मेट एवलन करके आती है जो कि बताती है कि आपके जो ब्रदर्स है वो यहाँ पे आ चुके हैं जो कि फर्स्ट प्रिंस और फोर्थ प्रिंस है। यह बात सुनते ही नोवा हैरान हो जाता है कि उसका सबसे बड़ा भाई यानी कि क्राउन प्रिंस उसे किस लिए बुला रहा है। एवलन को वो कहता है कि मुझे शायद से उसे और वेट नहीं कराना चाहिए वरना ये क्राउन प्रिंस की बेइज्जती के बराबर होगा। इसलिए वो एवलन को कहता है कि मेरे जाने का वहां तक बात पहुंचा दो। एवलन ऐसा ही कहती है और वो नोवा के साथ में निकल जाती है। नोवा जो होता है अपने भाई एल्बर्ट से मिलता है जो कि क्राउन प्रिंस और हेनरी फोर्थ प्रिंस है। वो उनके सामने अपना सर झुका के उनका स्वागत करता है। क्राउन प्रिंस एल्बर्ट कहते हैं नोवा काफ़ी समय हो चुका है, हम काफ़ी समय बाद मिल रहे हैं, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आया हूँ। वह अपने नौकर को आवाज़ लगाता है। उसका नौकर बाहर से अंदर की तरफ आता है अपने हाथ में एक बक्सा लेके। उस बॉक्स को एल्बर्ट खोलने को कहता है। जैसे ही वह नौकर उस बॉक्स को खोलता है उसकी अंदर से एक डार्क एनर्जी बाहर की तरफ निकलती है और वो एनर्जी को देखने के बाद में नोवा रिएक्ट करने लगता है। उसे पता चल चुका था कि अंदर जो कोई भी चीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा कर्स्ड चीज़ है। जैसे ही वो चीज़ खुलती है आत्माओं की चिल्लाने की आवाज़ आने लग जाती है। एल्बर्ट बताता है इस स्वॉर्ड का नाम लेवेथियन है और ये इस पूरे एम्पायर के सबसे ताकतवर स्वॉर्ड है जो कि कोई पर्सन वाइल्ड कर सकता है। इसकी एफिनिटी भी वाटर ही है तो ये तुम्हारे
काफी ज्यादा काम आएगी, इसे उठाने की कोशिश करो। ऐसा ही नोवा कहता है और जब वो उसे उठा लेता है तब वो उसे संभाल नहीं पाता। ये देखने के बाद में एल्बर्ट काफी ज्यादा खुशी से कहता है, अच्छा तुमने ये स्वॉर्ड वाइल्ड कर ही ली। इसे वाइल्ड करने वाले अभी तक के 120% मारे गए हैं, पर तुम ऐसे पहले हो जो कि इसका इस्तेमाल कर पा रहे हो। मैं तुम्हारी ऐसी ताकत देख के काफी ज्यादा खुश हूँ छोटे भाई। उसकी ये बात सुनते ही नोवा को रियलाइज होता है कि उसके भाई की एक चाल थी, वो उसे फंसाना चाहता था, यानी कि वो उसे एक बलि का बकरा बना रहा था। अगर वो उसे अच्छे से नहीं संभाल पाता तो वो भी मारा जाता, इस स्वॉर्ड के बाकी के 120 वाइल्डर्स के साथ में ही। अब एल्बर्ट जो होता है वहां से चला जाता है हेनरी के साथ में, उसे गुड लक कहते हुए। हेनरी जो होता है वो क्राउन प्रिंस से कहता है कि तुमने नोवा के साथ ऐसे क्यों किया, जिसका वो जवाब नहीं देता। अंदर की तरफ नोवा जो होता है वो अपने क्राउन प्रिंस भाई को कर्ज कर रहा होता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की, मैं उससे इस चीज का बदला जरूर लेके रहूंगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। अब हमें किंगडम के बाहर दिखाया जाता है कि कैसे हेनरी जो होता है क्राउन प्रिंस से बार बार बोल रहा होता है, लिवैथियन एक कर्ज स्वॉर्ड है, तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी जो कि तुमने उसे अपने छोटे भाई को देने की कोशिश की, उसे पकड़ने वाला मारा गया है। जिसपे क्राउन प्रिंस कहते हैं तुम चिंता मत करो, मुझे पूरे यकीन है कि नोवा उसको जरूर से हैंडल कर लेगा, मैं देखना चाहता हूँ कि वो उस स्वॉर्ड का कैसे इस्तेमाल करता है। अब रात हो चुकी हुई होती है, नोवा चल रहा था, जोए काफी ज्यादा परेशान लग रही थी जो कि उसकी एक सर्वेंट है। वह जोए से पूछता है कि आखिरकार जोए बात क्या है, तुम मुझसे शेयर कर सकती हो। जोए बताती है कि वो उसका पर्सनल मैटर है, पर नोवा कहता है कि तुम मुझे कुछ ज्यादा ही परेशान लग रही हो, तुम अपनी बात बताओ, अगर जो मुझसे हो सकेगा मैं वो चीज करने की पूरी कोशिश करूंगा तुम्हारी मदद के लिए। जोए बताती है उसकी मदर जिस विलेज में रहती है वहाँ पे एक बाढ़ आ गई थी, जिससे कि सारी की सारी फसल उस गाँव की पूरी नष्ट हो चुकी है, उनके पास अब पैसे भी नहीं है, अपनी मदर की हेल्प करने के लिए अब वो खुद को सेल करेगी। ये बात सुनते ही नोवा को काफी ज्यादा बुरा लगता है और वो कहता है कि तुम मेरी सर्वेंट हो, मैं तुम्हें खुद को इस प्रकार से सेल करने नहीं दे सकता हूँ कुछ पैसों के लिए। तुम अपनी मदर को जाके बोलना कि उन्हें किंगडम के अंदर वर्क मिलने वाला है, मैं उन्हें डोर का एक हेड चीफ बनाने वाला हूँ, जिससे कि वो गेट को ओपन और ऑफ कर सकती है एक तरीके से, और मैं उन्हें 120 रुपीज़ भी दूंगा, जो कि एक काफ़ी ज़्यादा अमाउंट होता है किसी गेट को ओपन करने वाले के लिए। अब जोई जो होती है वो कहती है प्रिंस आपने मेरी काफ़ी ज़्यादा मदद कर दी, मैं आपको हमेशा ही सेवा करती रहूँगी चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। वहीं दूसरी तरफ नोवा की एक तरीके की चाल भी होती है, वो हमेशा के लिए अपने पास कुछ लॉयल सबॉर्डिनेट रखना चाहता है जो कि ताकतवर भी हो, और जोए जो है उन्हीं में से एक है। अब से जोए उसी की ही साथ में लॉयल रहेगी, ना कि और किसी के साथ में। ये चाल उसके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक रहेगी, और उसी के ही साथ में उसके पास एक और आइडिया है, इसलिए वो डायलन नाम के एक पर्सन को बुलाता है जो कि उसका बटलर है। वह बटलर से कहता है कि जितना जल्दी हो सकता है पैसे का इंतजाम करो, हम बाढ़ वाले क्षेत्र को खरीदने वाले हैं। उसके पीछे एक रीज़न ये भी है क्योंकि गाँव वालों की मजबूरी देख के कुछ ऐसे वर्ग के लोग ज़रूर आएंगे जो कि उनका फ़ायदा उठाना चाह रहे होंगे, इसलिए हम उनका लैंड पहले ही परचेज कर लेंगे। ये बात सुनते ही डायलन और जोई जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि इतनी छोटी सी उम्र में प्रिंस इतना कुछ सोच पा रहे हैं। डायलन एक बात से इसलिए भी खुश होता है क्योंकि उसका ही गांव भी जो है उस बाढ़ वाले क्षेत्र के अंदर पड़ता है, तो हमारे जो प्रिंस है वह उसके भी गांव वाले क्षेत्र को खरीद रहे हैं जिससे कि लोगों की भलाई हो सके। वहीं प्रिंस जो होते हैं जल्द से जल्द पैसा इकट्ठा करने को कहते हैं क्योंकि गाँव के क्षेत्र को खरीदने के लिए उन्हें कम से कम 7 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी और अभी सिर्फ उनके पास 5 लाख रुपए हैं। वह 2 लाख रुपए का इंतजाम कैसे ना कैसे कर लेगा उस गांव वाले क्षेत्र को खरीदने के लिए। वो अपना फीफ का लैंड भी बेच देगा जो कि उसे राजा से मिला था। वह लोग बात करते हैं कि राजा से मिले हुए अगर वो लैंड को बेचेगा तब उसे पनिशमेंट मिल सकती है, जिसके ऊपर नोवा कहता है तो मैं किस प्रकार का नोबल हूँ, अगर मैं अपने ही लोगों को नहीं बचा सकता हूँ मैं अपने लैंड को भी बेचने के लिए तैयार हूँ, अगर मुझे कुछ लोगों की जान बचानी ही पड़ेगी तो। जिसके ऊपर डायलन जो होता है जोई काफ़ी ज़्यादा हैरान होती हैं कि इतनी सी छोटी उम्र में हमारी जो प्रिंसेस नोवा है वो इतना कुछ सोच पा रहे हैं और वह उनकी मदद करने के लिए पूरे तरीके से तैयार रहते हैं और हमेशा के लिए उन्हें सर्व करने का उनसे वादा करते हैं। नोवा भी उनकी बात से काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और उन्हें यहाँ से जाने को कहता है क्योंकि अब वो ज़रा सी भी देरी नहीं कर सकते हैं, वरना वो फ्लड वाले एरिया के अंदर जितने भी लोग हैं उन सबका फ़ायदा उठाने वाले लोग उनके पास पहुँचते ही होंगे। वह उन्हें कल ही निकलने को कहता है अपने साथ में, जिसके लिए डायलन मान जाता है। अब हमारा सीन यहाँ से कट होता है, हमें दिखाया जाता है 13 प्रिंस जो होते हैं वो अपने सबऑर्डिनेट के साथ में एक पूरी की पूरी कार्ट को पैसों से भर रहे होते हैं जो कि लिक्विडिटी की फॉर्म में होती हैं, जिससे कि वे लैंड को जल्द से जल्द खरीद सकें। पर तभी वहाँ पे 4th प्रिंस आ जाती हैं। 4th प्रिंस 13th प्रिंस को बुलाते हैं और उसे बताते हैं वो जो स्वॉर्ड है वो एक कर्स स्वॉर्ड है और साथ में ही उसके पास में खुद की एक विल भी है, यानी कि एक प्रकार से उस स्वॉर्ड के अंदर खुद की
सोल है जो कि अपने मास्टर को खुद चुनती है। अगर वो चीज़ उसके पास भी है तब उसे उससे सावधान रहना पड़ेगा, कहीं वो उसके ऊपर काबू ना कर ले और कोई मास्करेड का शिकार हमारा 13th प्रिंस ना बन जाए। उसकी ये बात सुनने के बाद में 13th प्रिंस जो होते हैं 4th प्रिंस हेनरी को शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि उन्होंने उसे इतनी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ बताई, और वो वादा करता है कि वो स्वॉर्ड का इस्तेमाल नहीं करेगा। अगर उसे कभी इस स्वॉर्ड का इस्तेमाल करना भी पड़ा तो वह बहुत ज़रूरत के समय ही इस स्वॉर्ड को बाहर निकालेगा और इसका इस्तेमाल करेगा। यह बात सुनते ही 4th प्रिंस जो होते हैं वो थोड़ा चैन की सांस लेते हैं, ये बताते हुए कि मुझे तुम्हारी चिंता है, और ये बात सच भी लग रही होती है जब 4th प्रिंस उसे ये चीज़ें बताने आए होते हैं। अगले ही दिन अब हमें दिखाते हैं 13th प्रिंस जो होते हैं वे उस गांव के बाहर पहुंच चुके थे जहां पे वे लोगों को देखते हैं। उनका घर उजड़ चुका था। वो बटलर को कहते हैं कि जल्द से जल्द जाओ और मजिस्ट्रेट के पास जाओ और इनके जो घर की प्रॉपर्टी के कागज़ हैं उनकी कॉपियाँ लेके आओ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इनके घर के साथ में कुछ लोगों के प्रॉपर्टी के कागज़ भी पानी के साथ में ही बह गए होंगे। हमें उन प्रॉपर्टी की कॉपियों की जरूरत पड़ेगी इस लैंड को खरीदने के लिए। ज़ोए हैरान होती है कि 13th प्रिंस इतने कम समय में इतना कुछ सोच पा रहे हैं। बटलर जा चुका था उन प्रॉपर्टी के कागज़ की कॉपियाँ लेने। वहीं दूसरी तरफ 13th प्रिंस जो होते हैं ज़ोए को अपने साथ चलने के लिए कहते हैं आगे का जायज़ा लेने के लिए। वह जैसे ही लोगों के बीच में जाते हैं वह ये देख के खुश थे कि वहाँ पे अभी खाने के लिए हमारे किंग की कुछ रिलीफ एड भी आई हुई है जो कि यहाँ के नोबल्स के द्वारा भेजी गई होती है। वे उस खाने को टेस्ट करते हैं जो कि एकदम बदतर होता है। वहाँ का बूढ़ा आदमी बताता है कि हमेशा से ही उन्हें ऐसा ही खाना मिलता हुआ आ रहा है। जब कभी भी ऐसी आपदाएं आती हैं ये सभी लोग पैसे को खा जाते हैं और कुछ चंद पैसों का इस्तेमाल करके उन्हें इस प्रकार का खाना दिया जाता है, जिससे कि 13th प्रिंस को गुस्सा आता है। वहाँ पे एक नोबल भी आता है जो कि फूड इंस्पेक्ट करने के लिए आया था, बट वो उस खाने को खाता नहीं है, बल्कि वो ये कहने लग जाता है आज की कमाई काफ़ी ज़्यादा होगी क्योंकि हमने काफ़ी सारे पैसे इस खाने को बेच के बना लिए होते हैं। ये बात सुनते ही 13th प्रिंस जो होते हैं वो आगे जाते हैं और कहते हैं तुम अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हो, तुम्हारे ऊपर ट्रीसम का केस भी लग सकता है जिससे कि तुम्हारी जान भी जा सकती है। तुम इन पैसों का इस्तेमाल खुद क्यों कर रहे हो जो कि लोगों की भलाई के लिए है। जिसके ऊपर वह नोबल कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये सब कहने की, जितने भी लोग जो कि फूड चेन के टॉप पे रहते हैं वह इन पैसों का इस्तेमाल करते हैं और मैं इनका इस्तेमाल करके कुछ भलाई ही कर रहा हूँ। ये बात सुनते ही 13th प्रिंस जो होते हैं गुस्से में कहते हैं तुम्हारी मौत तो फिर निश्चित है। यह बात सुनते ही उस नोबल को गुस्सा आ जाता है, वह अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है 13th प्रिंस को मारने के लिए। बट 13th प्रिंस जो होते हैं वो उसी समय लिवैथिन को वहाँ पे समन करते हैं। लिवैथिन की पावर काफ़ी ज़्यादा रिलीज हो रही थी स्वॉर्ड में से, और जैसे वो स्वॉर्ड को पकड़ता है 13th प्रिंस के अंदर उसकी पावर आने लग जाती है। वो स्वॉर्ड जो होती है 13th प्रिंस को करप्ट करने की कोशिश करती है, बट 13th प्रिंस के पास इतने ज़्यादा फॉलोअर्स होते हैं और मैजिक एफिनिटी होती है कि वो स्वॉर्ड की पावर को ओवर पावर कर देता है। उस स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए वह उसी ही नोबल के ऊपर अटैक करता है और बड़ी ही आसानी से उस स्वॉर्ड को वाइल कर पाता है और वो उस नोबल के सर को उसके धड़ से अलग कर देता है। ये होता हुआ देख के आसपास के सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि इस बच्चे ने उसे कैसे खत्म कर दिया। गार्ड्स भी अब सामने आ चुके थे। 13th प्रिंस अपनी पावर दिखाते हैं और एक बहुत बड़ा क्रिएटर जो है वहाँ पे गड्ढा कर देते हैं। यह देखने के बाद में नाइट्स का गार्ड भी वहाँ पे आ जाता है। लिवैथिन की पावर इतनी ज़्यादा होती है कि 13th प्रिंस खुद भी हैरान होते हैं। नाइट का जो कैप्टन रोवन होता है वह 13th प्रिंस को सामने देख के समझ जाते हैं कि अब वो बहुत बड़ी मुसीबत में है। वो अपना सर उसके सामने जाके झुका लेते हैं, सभी लोगों को बताते हैं कि 13th प्रिंस है। 13th प्रिंस जो होते हैं वह अपना वर्डिक्ट सुनाते हैं कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं इन सभी को टॉप क्वालिटी का खाना दिया जाएगा और जितने भी लोग करप्शन के अंदर शामिल थे, यहाँ तक कि यहाँ पे जितने भी नाइट्स हैं उन सभी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। रोवन, मैं आशा करता हूँ कि तुम ये इंसाफ इन लोगों तक पहुँचा दोगे। आसपास के लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। 13th प्रिंस ने एक बहुत ही अच्छा फैसला उनके सामने सुनाया था। वहीं दूसरी तरफ एल्बर्ट को जब पता चलता है कि 13th प्रिंस ने लिवैथिन का इस्तेमाल किया था वो भी अच्छे से, तब वो हैरान होता है। वहीं दूसरी तरफ किंग ने लिवैथिन के साथ में हमारे प्रिंस को बुलाया होता है। किंग बोलते हैं कि मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ नोवा, तुमने बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम किया। मैं ये आशा करता हूँ कि तुम समय के साथ साथ इसी प्रकार से और भी ज़्यादा अच्छा काम करते रहोगे। वह उसकी मैजिक असिस्ट को देखता है जिसके अंदर उसकी जो वाटर एफिनिटी है वो SSS रैंक की पहुंच जाती है। इसी के नोवा अपने फादर से मिलने के बाद में एक एरिना की तरफ जाता है, वह भी अपनी कार्ड से। वह जैसे ही उस एरिना के अंदर घुसता है हमें दिखाया जाता है लोग तालियां बजा रहे होते हैं और उधर एक लड़की गाना गाने के लिए आई हुई होती है। नोवा उसे ही देखने के लिए आया हुआ था जिससे कि वह अपने सबऑर्डिनेट को इंक्रीज कर सके। वह लड़की जो होती है गाना गाना शुरू करती है। उसकी आवाज़ इतनी भी अच्छी नहीं होती बट वो हार्डवर्क कर रही होती है कुछ पैसे अर्न करने के लिए, जिसका कि नाम एल्शे होता है। एल्शे को देख के नोवा
नोहा काफ़ी ज़्यादा खुश था कि वो कितना अच्छा सिंग कर रही है। धीरे धीरे करके अब उसकी परफॉर्मेंस जो होती है वो एंड होने पे आ जाती है। हर किसी को उसका गाना काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा होता है। नोहा तक को उसका गाना काफ़ी ज़्यादा पसंद आने लगा था। वह अपनी लाइफ चेंज करने की कोशिश कर रही होती है, जिसकी मदद से वह एक डिसेंट लाइफ जी सकती है। नोहा को जब लगता है कि सब बढ़िया चल रहा है, तभी लोगों का ध्यान जो है कुछ आदमियों के ऊपर जाता है। वह आदमी जो होते हैं वो एल्शिया के पास में आने लग जाते हैं और उसको पकड़ते हुए कहते हैं कि तुम हमारे उधार का पैसा कब दोगे जो कि तुम्हारे पेरेंट ने लिया था। अब हमें वो सारे का सारा पैसा चाहिए आज के ही दिन में। एल्शिया जो होती है वह उसे रोकने की कोशिश करती है, ये कहते हुए कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है, फिर भी मैं तुम्हें लौटाने की पूरी कोशिश करूंगी गाना गा करके। वह आदमी रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वह कहते हैं तुम ये गाना गा के कब तक हमारा कर्ज उतार पाओगी? मुझे नहीं लगता है कि तुम हमारा कर्ज कभी उतार भी पाओगी, तो क्यों ना तुम खुद को ही बेच दो जिससे कि तुम काफ़ी सारे पैसे अर्न कर सकती हो। यह बात सुनते ही सभी लोगों का सर जो होता है वह नीचे की तरफ झुक जाता है, पर कोई आगे नहीं आ रहा होता है। बट उसी दौरान हमें नोहा को दिखाया जाता है जो कि खुद आगे जाता है और कहता है कि इंपीरियल लॉ के हिसाब से तुम किसी भी बच्ची से इस तरह उधार का पैसा नहीं ले सकते हो, ना ही उन्हें खुद को बेचने को कह सकती हो, तुम्हें सजा हो सकती है। ये कहते हुए वह एल्शिया को बचाने की कोशिश करता है, पर वह आदमी कहते हैं तू है कौन छोटे बच्चे। वह उसे पीटने के लिए आगे भी बढ़ते हैं। एल्शिया ये देख के काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है, बट दूसरी तरफ नोहा अपने लिवैथियन को बाहर निकालता है। लिवैथियन का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि वह तीनों गुंडे जो होते हैं अपनी ही जगह पे बेहोश हो जाते हैं। इतने प्रेशर को देख के उन्हें डर लगता है और वो वहाँ से भाग भी जाते हैं। यह देख के आसपास की एरिना के अंदर जितने भी लोग होते हैं वे काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। एल्शिया जो होती है वह उसे शुक्रिया अदा करती है, ये कहते हुए कि आपने मेरी जान बचाई। नोहा कहता है कि अब तुम चिंता मत करो, तुम यहाँ पे रोज़ आके काम करो। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी इन सिंगिंग की स्किल्स को मास्टर कर लो और यहाँ पे रोज़ आके गाना गाओ। मैं तुम्हें एक सैलरी भी दूंगा पर मंथ के हिसाब से, जो कि है 50 गोल्ड कॉइन। यह बात सुनते ही एल्शिया काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। इसी के ही साथ में नोहा कहता है आज के बाद से तुम इस यहाँ की सिंगर नहीं बल्कि एक प्रकार से मेरी सबऑर्डिनेट हो। अगर तुम्हें कोई परेशान करे तो मेरा नाम ले देना। वहीं एल्शिया जो होती है वह उसे शुक्रिया अदा करती है इस तरह की लाइफ देने के लिए, क्योंकि अभी तक वह गुंडे उसे परेशान करते हुए आ रहे थे। बट प्रिंस के बाद कोई नहीं करेगा। प्रिंस अपने घर पे आते हैं, गेट पे वह देखते हैं वही 3-4 लोग जो थे जो कि एल्शिया को परेशान कर रहे थे, वह अपना सर झुकाए उसके गेट के आगे खड़े थे। वह माफ़ी मांगना चाहते थे क्योंकि उन्हें 13 प्रिंस की रियलिटी पता ही नहीं थी। वहीं नोहा जो होता है वह अपनी सर्वेंट को कह देता है कि इन्हें यहाँ से भेज दो, मैं इनसे नहीं मिलने वाला हूँ, चाहे ये कुछ भी क्यों ना कर ले। सर्वेंट ऐसा ही करती है और उन्हें यहाँ से भेजने के लिए चली जाती है। बट दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं 4th प्रिंस हेनरी जो होते हैं वह नोहा के घर के अंदर से ही निकल के आते हैं और कहते हैं नोहा तुमने काफ़ी ज़्यादा अच्छा किया। अगर नोबैलिटी लोग ऐसे ही इन जैसे लोगों से मिलते रहे तो इन्हें लगेगा कि हम मामूली से इंसान हैं। तुमने इन्हें अपनी सही जगह दिखा दी है, वरना ये तुम्हारी अथॉरिटी का सही से पालन भी नहीं करेंगे। अब नोहा जो होता है वह अपने 4th ब्रदर को बताता है कि इन लोगों ने यहाँ पे आके अपना सर क्यों झुकाए रखा था। वो एल्शिया के बारे में सारी चीज़ें बता देता है कि कैसे वह उस छोटी सी लड़की को परेशान करते थे और सिर्फ उसने एल्शिया को बचाया था इन लोगों से। अब हेनरी जो होता है अपनी बात को घुमाते हुए कहता है तुम्हें क्या एल्शिया पसंद है, जिससे वो मना कर देता है, सिर्फ वो उसकी एक सबऑर्डिनेट की तरह है। अब 4th प्रिंस हेनरी जो होते हैं वे लिवैथियन के बारे में पूछते हैं क्या सच में तुम लिवैथियन को कंट्रोल कर पा रही हो। यह बात सुनते ही नोहा जो होता है वह अपने हाथ को बाहर निकालता है और कहता है कि हाँ मैं लिवैथियन को अच्छे से कंट्रोल कर पा रहा हूँ और उसी ने ही मुझे कुछ स्किल्स भी सिखाई हैं। और वह स्किल्स के बारे में उसे बताने लग जाता है। शुरुआत में तो वह उस लिवैथियन को बाहर निकाल के दिखाता है जो कि उसकी स्लीव्स के अंदर छिपी हुई होती है, वह एकदम से बड़ी हो जाती है छोटी से। यह देख करके हेनरी जो होता है वह काफ़ी ज़्यादा हैरान था कि लिवैथियन को पूरे अच्छे तरीके से कंट्रोल कर पा रहा है। अभी तक तो सिर्फ इसने नेशनल ट्रेजर के बारे में सुना था, किसी को कंट्रोल करते हुए उसने आज पहली बार देखा होता है। हेनरी काफ़ी ज़्यादा खुश होता है अपने भाई नोहा की प्रोग्रेस से। वह उसे उसकी स्किल्स के बारे में भी पूछता है। वह उसे बता देता है कि सारी स्किल्स मुझे लिवैथियन की विल ने ही सिखाई होती है, वरना मुझे तो स्किल्स भी नहीं आती हैं। स्वॉर्ड की खुद विल ने ही इसे ये सारी टेक्निक सिखाई है। ये बात तो सुन के हेनरी और भी खुश था। रात के समय हमें दिखाया जाता है कि कैसे अभी तक वह लोग वहीं पे झुक के उसकी माफ़ी के लिए वहीं बैठे होते हैं। बट मोटा आदमी अटैक करने के लिए उठता है हमारी नोहा पे, बट नोहा अपनी स्वॉर्ड को घुमाता है और प्रेशर से उसे वहीं नॉक कर देता है। उसका जो सरदार होता है वह माफ़ी भी मांगता है। हेनरी पूछता है कि क्या बात है, जिस पर वह बताता है कि बस उसने कुछ लोगों को सबक सिखाया है और कोई बात नहीं है। अब हमें 13th प्रिंस को दिखाया जाता है जो कि एक पार्टी में जाते हैं। वहाँ पे सभी लोग उसका स्वागत करते हैं उसे देख करके। अब जिसकी पार्टी होती है उसका नाम होता है रेडॉक।
मैडॉक उसे यहाँ पे इसलिए लेके आया होता है जिससे कि 13th प्रिंस जो है वह थोड़े कनेक्शन बना सके नोबल लाइफस्टाइल के बीच में। अब ऐसा ही होता है, लिवैथियन के बारे में हर किसी ने सुना होता है कि क्राउन प्रिंस ने 13th प्रिंस को लिवैथियन दी होती है। हर किसी को यकीन नहीं होता, एक आदमी तो लिवैथियन को फेक भी बता देता है, ये कहते हुए कि कोई भी नेशनल ट्रेजर को इस तरीके से हैंडल नहीं कर सकता है क्योंकि इसे हैंडल करने वाला हर कोई मारा गया है। यह बात सुनते ही नोहा को गुस्सा आ जाता है उस आदमी पे और वो स्वॉर्ड का ऑरा रिलीज कर देता है जिससे कि हर कोई आसपास में आने वाला बंदा मेंटल प्रेशर की वजह से पागल होने लगता है। यह देख के आसपास के लोग घबरा जाते हैं और उन्हें यकीन हो जाता है कि लिवैथियन ही है, 13th प्रिंस जो है वह लिवैथियन को कंट्रोल कर सकते हैं। यह देखकर तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं। अब हर कोई लिवैथियन के ओनर से मिलना चाहता था क्योंकि ये बहुत ही बड़ी बात है, किसी ने नेशनल ट्रेजर को कंट्रोल किया है। हर कोई आके 13th प्रिंस से मिलता है और उन्हें हेलो करता है। उसी बीच हमें एक नोबल फैमिली को दिखाया जाता है जो कि मर्चेंट की होती है। वह मर्चेंट की फैमिली का जो लीडर होता है वह अपनी अडॉप्टेड डॉटर के साथ वहाँ पे आया होता है। 13th प्रिंस जो होते हैं ब्राउन एलन को देखते हैं जो कि वही मर्चेंट होता है। उसके बारे में हमें काफ़ी सारी चीज़ें पता चलती है। उसकी बेटी सिंडी भी है जो कि एक अडॉप्टेड डॉटर है। नोहा ये देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है कि कैसे एक नोबल पर्सन ने यानी कि एक अमीर बंदे ने एक सर्वेंट को अपनी बेटी कैसे बना लिया, जिसके ऊपर वह अपनी कहानी बताना शुरू करता है कि सिंडी जो है उनके यहाँ पे एक सर्वेंट की तरह आई थी बट इसका जो दिमाग था वो बाकी के बच्चों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा तेज़ था और इसी चीज़ से मैं काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो गया और मैंने तब से ही इसे अडॉप्ट करने का सोच लिया। नोहा जो होता है ये सारी बात सुन के काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। ये सारी चीज़ें तो उसे भी पता चल चुकी थी, वह काफ़ी जनों का फेस देखते ही पढ़ सकता था। यह देख के सिंडी के फादर काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और वह नोहा को बताते हैं सिंडी का और उसका जो बॉन्ड है वो रियल में एक फादर और डॉटर की तरह है। सिंडी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है और प्यारी बच्ची भी है। यह बात सुन के नोहा जो होता है काफ़ी खुश होता है। उसे ऐसी कहानियाँ पसंद है जहाँ पे कि लोगों की लाइफ चेंज हो जाती है। वह सिंडी को अपने घर पे किसी दिन आने को कहता है अपने फादर के साथ में ही। बाकी नोहा का प्लान कुछ और ही होता है बट सिंडी के जो फादर होते हैं वह कहते हैं जब कभी भी उनके पास टाइम होगा तो वो 13th प्रिंस से मिलने के लिए ज़रूर से आएंगे अपनी बेटी सिंडी के साथ में। अब वह अलविदा लेके वहाँ से जाने लग जाते हैं। अब हमें दिखाया जाता है मार्केट के अंदर 13th प्रिंस जब घूम रहे होते हैं। अब एक कैरेज आके उसके पास रुकती है जिसमें से ऑस्कर नाम का बंदा यानी कि 8th प्रिंस बाहर निकल के आता है। वह भी अपने भाई नोहा से कहता है मैं ट्रेजर हंट के लिए चल रहा हूँ, क्या तुम भी मेरे साथ चलना चाहते हो। यह बात सुन के नोहा के पास कोई और काम तो होता नहीं है एक आलसी बंदे की तरह, तो वह निकल जाता है अपने 8th ब्रदर के साथ में। वह मार्केट घूमते हैं जिधर की वह एक ऐसी मार्केट में आते हैं जैसे कि चोर बाजार। यहाँ पे तुम्हें एंटिक चीज़ें मिल सकती है बट यहाँ पे फेक ज़्यादा होती है तो तुम्हें ध्यान से देखना पड़ेगा और नोबल बंदे के पास ऐसी आइस होनी चाहिए कि वह ट्रेजर को अपनी एक ही झलक में देख सके। ऐसा ही होता है, काफ़ी समय तक घूमने पे भी उन्हें कोई अच्छा ट्रेजर नहीं मिलता जो कि रियल हो, इसलिए ऑस्कर कहता है हम किसी और दिन आ जाएंगे, आज के दिन हम कॉल ऑफ कर देते हैं। बट दूसरी तरफ नोहा जो होता है वो काफ़ी सारी बुक्स को देख रहा होता है जिसमें से उसे एक बुक पसंद आ जाती है। जब ऑस्कर उसके पास जाता है तो वह ये देख के हैरान होता है कि उसके हाथ में जो बुक है वो एक रियल ट्रेजर की तरह लग रही होती है। नोहा उसे खरीदना चाहता था, वह बुक जो है एक अलग ही ऑरा पास कर रही होती है। ऑस्कर ये देख के हैरान था, वह कहता है कि क्या पता हमारे किंगडम के फर्स्ट मेज की ग्रीम वॉर हो जो कि काफ़ी ज़्यादा रेयर हो सकती है, इसकी कीमत भी 1000 गोल्ड कॉइन से ऊपर ही होगी। ऑस्कर पूछता है कि आखिरकार तुम्हें ये बुक कैसे मिली, मैं भी कोई चीज़ ऐसी फाइंड नहीं कर पाया आज तक। वहीं नोहा के पास में एक स्किल होती है यानी कि उसकी विंडो स्किल। जैसे ही वह इस बुक पे हाथ लगाता है तब उसकी मैजिक वैल्यू जो है वो विंड की बढ़ जाती है। इसी वजह से उसने इस बुक को उठाया होता है। अब वह सोचता है कि मैं लिवैथियन का इस्तेमाल कर सकता हूँ। लिवैथियन का इस्तेमाल करता है और वह किसी तरह की स्किल को अनडन कर देता है जिससे कि उस बुक के अंदर से हमें एक सोल बाहर आती हुई दिखाई जाती है जो कि फर्स्ट मेज की होती है। इस तरह का व्यू देख के आसपास के लोग डर जाते हैं और नोहा तो यही सोच रहा था कि अब क्या होने वाला है। बुक का एक ऐसा पेज खुलता है जिसमें से उस फर्स्ट मेज की सोल बाहर आती है। वह सोल जो होती है उन्हें डराने की कोशिश कर रही होती है, इंटिमिडेट करने की। ऑस्कर कहता है कि अब हम इस चीज से कैसे निपटेंगे, बट दूसरी तरफ नोहा जो होता है लिवैथियन को बाहर निकालता है और हल्का सा घुमाता है जिससे कि वह जो सोल का लास्ट हिस्सा होता है वह अपने आप ही कट जाता है, यानी कि वह सोल आज़ाद हो चुकी होती है इस ग्रीम वॉर के अंदर से। बट जैसे ही वह ग्रीम वॉर के अंदर से सोल आज़ाद होती है हमें दिखाते हैं कि कैसे नोहा का जो स्टेटस होता है विंड मैजिक का वो डबल एस रैंक का हो जाता है। नोहा ऐसी स्टेटस विंडो देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है, उसके स्टेटस काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही हैं, आसमान साफ हो चुका था। ऑस्कर तो काफ़ी ज़्यादा हैरान था कि उसका छोटा भाई नोहा कितना ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा है अपनी पावर को लेके, ये आगे चल के ज़रूर एक ताकतवर इंसान बनेगा। ऑस्कर
ऑस्कर तो उसकी बढ़ाई करना चाहता था, बट नोवा की इतनी सी छोटी एज में इतनी अचीवमेंट देख के वह काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुका था और उसके पास शब्द नहीं होते हैं। बट उसी दौरान हमें दिखाया जाता है एक आदमी उनके पास आते हुए कहता है कि मालिक, मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। यह एक शॉप ओनर होता है एंटीक शॉप का। वह उन्हें एक ऐसी ट्रेजर दिखाना चाहता है जो कि उसकी शॉप में अपने आप ही आ जाता है। वो ट्रेजर अपना मालिक अपने आप ही चुनता है, इसलिए वह इन दो लोगों को बुलाने के लिए आया होता है जो कि नोबल होते हैं और प्रिंस होते हैं। वह उन दोनों को अपनी शॉप में लेके जाता है, एक रिंग उनके सामने प्रदर्शित करता है। वह बताता है इस रिंग को उसने काफ़ी लोगों को बेचने की कोशिश की थी, पर हमेशा ये रिंग उसकी शॉप में वापस आ जाती है। ये रिंग जो है खुद का मालिक खुद ही चुनती है। नोहा को तो ये सिर्फ एक बेकार की चीज़ लग रही होती है, बट ऑस्कर कहता है कि ट्राई करने में क्या जा रहा है। वो नोहा को सबसे पहले इस रिंग को पहनने के लिए कहता है, क्या पता नोहा को ही ये रिंग अपना मालिक चुन ले। ऑस्कर की इस बात को सुन के नोहा जो होता है वह ट्राई करने के लिए मान जाता है। वह उस रिंग को उठाता है और अपनी हैंड की एक फिंगर के अंदर उस रिंग को पहना देता है। वह रिंग जैसे ही उसके हाथ के अंदर आती है वह उसको अपने मालिक के तौर पे चुन लेती है, ये कहते हुए कि मालिक का कंफर्मेशन हो चुका है, यह रिंग अब जुड़ चुकी है। यह देखते ही नोवा काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। उतनी ही देर में वह रिंग जो होती है एक कवच के अंदर बदल जाती है जो कि एक टॉप टीयर का लेजेंडरी रैंक का आर्मर होता है और वह पूरे तरीके से नोवा को कवर कर लेती है जिससे कि नोवा बच सकता है। ऑस्कर ये देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। अब नोवा जो होता है उस रिंग के लिए प्राइस देने को तैयार होता है। वह शॉप ओनर को कहता है कि तुम्हें पैसे कल ही मिल जाएंगे, बट ऑस्कर कहता है नोहा तुम्हें पैसे देने की जरूरत नहीं है, ये रिंग मेरी तरफ से तुम अपने लिए एक गिफ्ट समझो, बड़े भाई की तरफ से। यह बात सुन के नोहा और भी ज़्यादा खुश होता है कि उसके पैसे थोड़े और बच चुके हैं। वह उस रिंग को रख लेता है। ऑस्कर उसे बीच स्ट्रीट पर छोड़ के चला जाता है, ये कहते हुए कि अब हम किसी और दिन मिलेंगे। बट उसी दौरान हमें दिखाया जाता है वही मोटा आदमी जो कि एशिया को परेशान कर रहा था, वह स्वॉर्ड के साथ ठातिन प्रिंस पे अटैक करने आता है। बट वह रिंग जो होती है सबसे पहले ही उसके अटैक को भाप लेती है और एक शील्ड बन जाती है जिससे कि नोहा आराम से बच जाता है। मोटे आदमी को कैरेज चलाने वाला बंदा पकड़ लेता है। इस प्रकार से उसने मोटे आदमी को सबड्यू कर लिया होता है। ऑस्कर हैरान होता है कि ये रिंग अपने आप भी अपने मास्टर को बचा सकती है। नोहा कहता है नहीं, इस स्किल का मैंने इस्तेमाल किया था। यह बात सुनकर ऑस्कर और ज्यादा हैरान होता है कि अभी से ही रिंग का इस्तेमाल करने लग चुका है। स्टेटस विंडो के अंदर भी कुछ स्टेट्स इंक्रीज होते हैं और वह जाता है वापस से अरीना के अंदर जहाँ पे कि ऐश जो है वह सिंगिंग का काम कर रही होती है। बट दूसरी ही तरफ कुछ दारू पिए हुए लोग वहाँ पे आ जाते हैं उसे परेशान करने के लिए और आपस में लड़ने लगते हैं। ये देख के नोवा वापस से आगे जाता है और उन दोनों को फाइट करने से रोक लेता है और दोनों को लिवैथियन से पीटता है और पीट के उनको वहाँ से भगा देता है। इस तरह का शो देख के लोग और भी ज्यादा खुश होते हैं। अब वहीं नोहा जो होता है वह एशले के मालिक को यानी कि अरीना के मालिक को बुलाता है और कहता है कि इस तरह के लोगों को आना रोक दिया जाए, बट वह मना कर देता है क्योंकि उन्हें पता नहीं है कौन आदमी कैसा होगा। इस वजह से नोहा जो होता है एशले की वजह से इस पूरे अरीना को ही खरीद लेता है 1000 गोल्ड कॉइन दे करके। वहाँ का मालिक इस अरीना को बेच भी देता है बिना कुछ सोचे समझे क्योंकि वह नोहा के इस तरीके के ऑफर को ठुकरा नहीं सकता है। एशले जो होती है वह उसे वापस से शुक्रिया अदा करती है और उसे अपनी पूरी लाइफ एज ए सर्वेंट की तरह बिताने को कहती है जिससे कि वह उसका ध्यान रख पाएगी। जिसके ऊपर नोहा कहता है कि ऐसा मत करो, तुम यहाँ पे आके बस गाना गाओ और अपनी स्किल्स को रिफाइन करती रहो, यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात होगी। यह बात सुन के एशले जो होती है वह काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और वह नोहा को अब से अपनी पूरी जी जान से सर्व करने का वादा करती है खुद से। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। अब नोहा को उसकी सर्वेंट तैयार करते हुए बताती हैं कि आपकी फीफ के लैंड की एक सिटी का गवर्नर आया हुआ है होल्जो से। यह बात सुनते ही नोहा उससे मिलने के लिए तैयार हो जाता है। फीफ एक लैंड होता है जो कि एम्परर अपने बच्चों को देता है और उन्हें वहाँ का शासक बनाता है जिससे कि वह राजपाट करना सीख सकें। इसी प्रकार से नोहा के सामने गवर्नर जनरल आता है होल्जो सिटी का। वह उनसे पहली बार मिलता है और उन्हें ग्रीट करता है। नोहा उसे सीट पे बैठने को कहता है और अपनी प्रॉब्लम बताने को कहता है कि वो यहाँ पे क्यों आया है। जिसके ऊपर होल्जो का जो गवर्नर डेड मार्ले है वह बताता है कि जैसा कि मास्टर आपको पता है कि बाढ़ की वजह से काफ़ी सारी सिटीज़ की जो अर्थव्यवस्था है वह पूरे तरीके से खत्म हो चुकी है। इसी प्रकार से होल्जो सिटी जो कि फार्मिंग के ऊपर पूरे तरीके से डिपेंड थी, फ्लड के आने की वजह से अब वह सारे फार्मिंग लैंड्स तबाह हो चुके हैं। नोहा को पता होता है होल्जो सिटी जो है वह काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल लैंड है क्योंकि वह नदी के पास में है और अगर नदी से ज़्यादा पानी बहेगा तो आसपास के जितने भी फार्मिंग के लिए
सारे लैंड है वह खतरे में पड़ सकते हैं। वह कहता है कि मेरे फादर ने तुम लोगों को इंपीरियल ऑर्डर की मदद से मदद देने की सहायता की तो है, उसके बावजूद भी तुम यहाँ पे क्यों आए हो। जिसके ऊपर मार्ले बताता है कि फाइनेंस मिनिस्टर जो है वह उन्हें पैसे नहीं भेज रहे हैं जो कि एम्परर द्वारा वादा किया गया था, जहाँ पे भी फ्लड आएगी उन लोगों को रिलीफ फंड मिलेगा। यह बात सुनते ही नोहा हैरान होता है कि मेरी होल्जो सिटी के लोगों को अगर फंड नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा। वह मार्ली को कहते हैं अब खड़े हो जाओ और मेरा पीछा करो। अब हमें मैवरिक को दिखाया जाता है जो कि एक फाइनेंस मिनिस्टर है। अब वह ब्रेकफास्ट पे नोहा को बुलाया होता है। नोहा जो होता है वह पूछता है कि अभी तक होल्जो सिटी के पास में रिलीफ फंड क्यों नहीं पहुंचे हैं। मैवरिक कुछ समय तक तो कुछ भी नहीं बोलता, बट नोहा के वापस दोहराने पे मैवरिक बताता है कि मास्टर आप मत समझिए इतनी सारी चीजें, ये सारी आपके लिए अनइम्पोर्टेंट है, मैं ये सब देख लूंगा। यह बात सुनते ही नोहा को गुस्सा आ जाता है और वह कहता है कि तुम मुझे छोटा आंकने की कोशिश मत करो, जितना पूछा गया है उसका जवाब दो। जिसमें मैवरिक बताता है कि मास्टर जैसा कि आपको पता है कि जैसे एम्परर ने पिछले साल जो है इनके ऊपर से टैक्स हटा दिए होते हैं, क्योंकि पिछली बार भी बाढ़ आई हुई होती है, इन्होंने पिछले साल के टैक्स के सारे पैसे बचा लिए होते हैं, तो क्यों ना ये उसी ही टैक्स के पैसे का इस्तेमाल करे और अपने फ्लड के रिलीफ फंड के लिए वह इस्तेमाल कर ले। यह बात सुनते ही नोहा को गुस्सा आ जाता है। नोहा कहता है कि तुम मुझे बच्चा समझ के बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हो। इनके ऊपर से टैक्स इसलिए हटाया गया था क्योंकि ये पिछले साल पैसे नहीं दे सकते थे। तुम क्या उम्मीद कर रहे हो कि अभी भी इनके पास में पैसे होंगे? तुम मुझे ये बताओ इनके पास रिलीफ फंड कितनी ही जल्दी पहुंच जाएगा। मैवरिक हड़बड़ाने लग जाता है। नोहा जो है वह अपनी एज से बड़ों की तरह मैच्योर तरीके से बात कर रहा होता है। मैवरिक अब को समझ नहीं आता कि अब वो क्या बोल के इस बात को टाल सकता है, इसलिए वह वापस से एम्परर को बीच में ले आता है पिछली बार की तरह। वह कहता है कि अब आपको पता है कि एम्परर रिटायर होने वाले हैं, वह समर में यहाँ पे नहीं रह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत गर्मी पड़ेगी, उनकी एज भी अब ज़्यादा होती जा रही है। इसलिए हमने सोचा है कि नॉर्थ की तरफ उनके लिए एक बहुत बड़ा कैसल बनाया जाए और कैसल को बनाने के लिए उन्हें बहुत सारे पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए मैंने काफ़ी सारे रिलीफ फंड्स जो है वह रोक के रखे हुए हैं काफ़ी सारी सिटीज़ के। होल्जो सिटी ही एक ऐसी सिटी नहीं है जिसके पैसे रोके गए हैं। यह बात सुनते ही नोहा को और गुस्सा आता है और नोहा कहता है कि इसका मतलब तुम ये कह रहे हो कि हमारी इंपीरियल फैमिली इतनी ज़्यादा गरीब है कि हमें हमारे ही कॉमनर लोगों के रिलीफ फंड के पैसों को बचाना पड़ रहा है जिससे कि हम अपने फायदे के लिए कैसल बना सके। मैवरिक तुम रहने दो, मैं अपने एम्परर फादर से ही बात कर लूंगा इस चीज़ को लेके। मैवरिक जैसे ही ये सुनता है वह अपने घुटनों पे आ जाता है, वो माफ़ी मांगने लग जाता है। वो कहता है मैं जल्द से जल्द होल्जो सिटी के अंदर सारे रिलीफ फंड पहुंचा दूंगा, वो भी टाइम से। उसे ऐसा करता हुआ देख के नोहा उसे माफ़ कर देता है, कहते हुए कि अगली बार से ऐसी गलती होनी नहीं चाहिए। बट दूसरी तरफ मार्ले जो होता है वह काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है कि नोहा उनका मास्टर जो है जो कि उनकी टेरिटरी को हैंडल करता है यह काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। ये इतनी सी छोटी उम्र के अंदर मैवरिक यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर को भी अपने घुटनों पे ला सकता है। उसने तो सोचा था कि नोहा जो है ऐसा कुछ भी नहीं कर पाएगा और मैवरिक के बार बार एम्परर के कहने पे नोहा पीछे की तरफ हट जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। मैवरिक को तो नोहा ने बड़ी आसानी से धूल चटा दी होती है, वह काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। अब एम्परर की तरफ से नोहा को बुलावा आ जाता है। अब नोहा जो होता है वह अपने फादर से मिलने के लिए जाता है। उसके फादर नोहा से काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं, ये कहते हुए कि मुझे अच्छा लगा जिस प्रकार से तुमने मैवरिक को हैंडल किया था, तुम अपने लोगों की चिंता भी करते हो नोहा। नोहा जो होता है काफ़ी ज़्यादा हैरान था कि मेरे फादर को कैसे पता चल गया, मैवरिक से तो मैं अभी मिल के आया था। उसके फादर कहते हैं इन्फॉर्मेशन जो है वह सबसे इंपॉर्टेंट होती है, जिसके पास पहले जाएगी विजेता हमेशा वही होता है। मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। मैवरिक का जैसे कि तुम्हें पता है वह लोगों को सबसे ज़्यादा मस्का लगाता है और इसी प्रकार से काफ़ी सारे और भी लोग हैं जो कि फ्लैटरी को अपना फर्स्ट वेपन बनाते हैं लोगों से अपना काम निकलवाने के लिए। मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि तुम बहुत ही ज़्यादा अलग हो। वह अपने बेटे से काफ़ी ज़्यादा खुश था। उसके पास में वह लिवैथियन को देखता है। लिवैथियन को उसने पहली बार देखा था और वह काफ़ी ज़्यादा छोटी लग रही होती है। वह अपने सबसे छोटे बेटे यानी कि 13th प्रिंस से काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, जो कि इसके बड़े बड़े भाई नहीं कर पाते, वह 13th प्रिंस बड़े ही आसानी से कर ले रहा है। दूसरी तरफ 13th प्रिंस अपने फादर की बात को सुनते हुए कहता है लिवैथियन का ऑरा जो है वह काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लोगों के बीच में इसका इस्तेमाल भी नहीं कर सकता हूँ। अब एम्परर जो होते हैं वह लिवैथियन का उसे अच्छे से इस्तेमाल करने को सिखाने के लिए एक इंस्ट्रक्टर को बुलाते हैं जिसका नाम डैमियन होता है। डैमियन एम्परर का कुछ चहीते लोगों के अंदर गिना जाता है। डैमियन जो है इस बार नोहा को स्वॉर्ड ट्रेनिंग देने वाला होता है, इसलिए एम्परर ने उसे बुलाया था। बट डैमियन चाहता था एम्परर से ये कि वह नोहा की एप्टीट्यूड को चेक करना चाहता है, इसलिए वह उसके साथ में एक मैच करना चाहता है। यह मैच ज़्यादा सीरियस नहीं होगा। नोहा भी तैयार होता है। नोहा देखना चाहता था कि इसकी स्किल्स कहाँ तक पहुँची है। एक हाई क्लास लेवल के मास्टर से फाइट करते समय उसे पता चलता है उसकी स्वॉर्ड स्किल्स जो है वह काफ़ी
ज़्यादा यूनिक है क्योंकि वह डैमियन से ऑन पार फाइट कर पा रहा होता है। डैमियन खुद भी हैरान होता है कि मास्टर नोहा जो है वह इतनी सी छोटी एज के अंदर इतने ताकतवर है। उसकी स्वॉर्ड उसके हाथ से दूर चली जाती है। नोहा ये मैच जीत चुका था। इसी वजह से डैमियन जो होता है वह अपना सर नीचे करते हुए कहता है कि यंग मास्टर आप काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है, और वो एम्परर से माफ़ी मांगते हुए कहता है कि एम्परर मैं मास्टर नोहा को कुछ भी सिखा नहीं सकता हूँ। अब मेरी जो ट्रेनिंग है इनके वर्थ ही नहीं है क्योंकि ये मेरे से भी आगे निकल चुके हैं। ये अब अपने आप में ही एक ताकतवर स्वॉर्ड मास्टर बन चुके हैं। बस थोड़े और एक्सपीरियंस की ज़रूरत है और फिर ये ताकतवर इंसानों के अंदर गिने जा सकते हैं। एम्परर जो होते हैं यह बात सुन के काफ़ी ज़्यादा हैरान थे क्योंकि अभी नोहा की एज सिर्फ 6 होती है और ये अभी से ही एक हाई क्लास लेवल के स्वॉर्ड मास्टर को हरा सकता था। वह नोहा से काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और नोहा को ऐसे ही कंटिन्यू करने के लिए कहता है क्योंकि आने वाले टाइम में नोहा बहुत ही ज़्यादा मशहूर होने वाला है। अब एम्परर जो होते हैं वह नोहा को एक अपॉर्चुनिटी देते हैं ये कहते हुए कि हम नाइट्स के लिए भर्ती निकालने वाले हैं, तो क्यों ना तुम वहाँ के हेड बन जाओ, जिससे कि वह नाइट डायरेक्ट तुम्हारे अंडर आएंगे और तुम चुन सकते हो उन लोगों को जो कि ताकतवर नाइट्स बन सकते हैं हमारे एम्पायर के लिए। यह बात सुनते ही नोहा काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और उसे एक बात याद आती है, जितना ज़्यादा ताकतवर उसका फॉलोवर होगा उतना ही ज़्यादा ताकतवर नोहा बनेगा। ये अपॉर्चुनिटी वो मिस नहीं कर सकता था, इसलिए वह एम्परर से कहता है कि वो हर एक डिस्ट्रिक्ट, हर एक विलेज और हर जगह जाएगा जिधर की ये कंपटीशन चल रही है और उधर से वह ताकतवर में जिसको चूज करेगा। उसका मानना ये होता है कुछ लोगों का जो एप्टीट्यूड है वह काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होता है कंपेयर टू उनके प्रेजेंट सेल्फ से, इसलिए वह ताकतवर नाइट्स को इस प्रकार से चुन सकता है अगर वह हर कंपटीशन में जाएगा। एम्परर जो होते हैं उसे इस चीज़ की इजाज़त दे देते हैं जाने के लिए। नोहा काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। अब उसके पास में उसकी सर्वेंट जोए आती है और वह उससे पूछता है कि तुम्हारे विलेज के अंदर कोई नाइट है जो कि ताकतवर हो और तुमसे रिकमेंड करना चाहती हो। जो कहती है हमारे विलेज से सिर्फ एक ही नाइट हमेशा निकलता है क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं होते कि हम सभी लोगों को अपने गांव में स्पॉन्सर कर सके यहाँ पे नाइट एग्जाम लेने के लिए। इस वजह से नोहा के दिमाग में एक और आइडिया आता है, क्यों ना वह खुद पैसे लगाए और लोगों को नाइट एग्जाम लेने के लिए मजबूर ही कर दे एक तरीके से। इसलिए वह बात कहता है कि अब हमें जल्द से जल्द कुछ मीटिंग रखनी पड़ेगी और वो डायलन से कहता है डायलन जितनी भी प्रॉपर्टी अभी के समय कैपिटल के अंदर वैकेंट है या खाली है उन सभी को तुम खरीद के रख दो। मुझे जल्द से जल्द काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ चाहिए और जिसके अंदर लोग रह भी सकें, इस तरीके की जगहों को खरीदना। डायलन जो होता है वह वहाँ से निकल जाता है ऐसी प्रॉपर्टीज़ खरीदने के लिए। अब हमें नोहा और बायरन को दिखाया जाता है जो कि एक मीटिंग के अंदर होते हैं। नोहा ने काफ़ी सारी चीज़ों का ऑर्डर दिया होता है बायरन के द्वारा और वहीं बायरन जो है वह उसे बहुत ही कम रेट में काफ़ी सारी चीज़ें दे रहा होता है। यह देख करके नोहा जो होता है वह शक की नज़रों से उसे देखते हुए कहता है आखिरकार बात क्या है, तुम मुझसे डायरेक्ट भी कह सकते हो, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। यह बात सुन के बायरन जो होता है वह हैरानी से कहता है तो ठीक है यंग मास्टर, मैं भी आपसे फिर डायरेक्ट ही कहता हूँ। जैसा कि आपको पता है कैसल के अंदर हमेशा स्टाफ सिलेक्शन का एक इंटरव्यू होता है, उसके अंदर पूरी जगह से लड़कियां जाती हैं। क्यों ना आप हमारी फैमिली के भी कुछ मेड सर्वेंट का इस्तेमाल करें और आप उन्हें कैसल के अंदर पहुंचा दें, जिससे कि बिजनेस से रिलेटेड जब भी कोई भी बात फैलेगी तो वो बात हम तक पहले आए और जिससे कि हम अपना प्रॉफिट कर सकें। नोहा इसके लिए तैयार हो जाता है बड़ी आसानी से क्योंकि उसे पता है कि इससे उसका कोई घाटा नहीं है, उसका मुनाफा है। वह उसकी ही शर्तों पर ये सारी चीज़ें करने के लिए तैयार था। इस प्रकार से वहीं बायरन जो है वह तैयार हो जाता है 13th यंग मास्टर को अपने डायरेक्ट मास्टर मानने के लिए, यानी कि अब वह उसका सबऑर्डिनेट बनना चाहता था। यानी कि अब बायरन की पूरी फैमिली बायरन को लेके सीधा यंग मास्टर 13th को फॉलो करने वाली है और वह उनको हर प्रकार से सपोर्ट करेंगे पूरी रॉयल फैमिली के अंदर। यह बात काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। इस प्रकार से नोहा के पास में एक और ताकतवर फॉलोअर बन चुका होता है, उसके स्टेट जो है वह इंक्रीज हो चुके होते हैं। बट जब वह वहाँ से यानी कि बायरन के घर से बाहर निकल के आता है अपने घर पे जाने के लिए, वह कार्ट में बैठता है। स्टेटस विंडो के अंदर उसका जो मैजिक रैंक का SS रैंक होती है वह एक रैंक घट जाती है। उसे काफ़ी ज़्यादा शक होता है और वहाँ से वह जोई को भेज देता है पता लगाने को कि आखिरकार हुआ क्या है हॉल जो के अंदर, यानी कि उसके 5th लैंड के पास में, और वह खुद कैसल के अंदर चला जाता है। कैसल के अंदर हमें दिखाया जाता है एम्परर जो होते हैं वह उसके सामने होते हैं। वह एम्परर से कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे 5th के लैंड में कुछ हुआ है। उसके फादर हैरान होते हैं कि आखिरकार उसे कैसे पता चला कि वहाँ पे कुछ हुआ है। वह उससे इसका आंसर मांगते हैं, जिसके ऊपर नोहा जो होता है वह सीधा सीधा यह नहीं बता सकता था कि उसकी जो स्टेटस विंडो है वह उसके सबऑर्डिनेट से जुड़ी हुई है। इसलिए वो एम्परर को कह देता है कि बस मुझे कुछ समय से साइंस दिख रही है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे 5th लैंड में कुछ दुर्घटना हुई है। तभी हमें दिखाती एक मैसेंजर एम्परर के पास में आता है और उन्हें कुछ बताता है। एम्परर कहते हैं नोहा तुमने बिल्कुल सही बोला, तुम जानते हो तुम्हारे लैंड में क्या हुआ है। नोहा कहता है नहीं एम्परर आप ही बता दीजिए। एम्परर बताते
हैं कि वहाँ पे अभी बगावत हुई है, बगावत के अंदर काफ़ी सारे लोग हैं, बट मैं चाहता हूँ कि तुम अंदाज़ा लगाओ कि कितने लोग होंगे। अब वहीं दूसरी तरफ नोहा जो होता है वह अंदाज़ा लगाने लग जाता है। पूरे तरीके से एक रैंक घटी है, आधे लोग तो इसमें होंगे नहीं, ज़रूर 5 से 10% लोग होंगे। वह कहता है कि फादर मुझे ऐसा लगता है कि ज़रूर से कुछ 5 से 10,000 लोग ही होंगे। उसके फादर बताते हैं नहीं, पूरे 5,000 लोग हैं जो कि बगावत कर रहे हैं। तो क्या तुम इस बगावत को हैंडल करना चाहते हो अपने तरीके से सॉल्व करने के लिए? नोहा इनकार कर देता है, उसे एक्सपीरियंस होता नहीं है। वह फादर से इजाज़त मांगता है, वह अपने किसी ब्रदर को इस काम को सौंपना चाहता था। उसके फादर एम्परर मान जाते हैं। वह नोहा को दिमाग को ही चेक कर रहे थे कि वह अभी कितना एक्सपीरियंस ले पाया है अभी तक की सिचुएशंस से। इसका ये आंसर बिल्कुल ठीक होता है। वह पूछते हैं आखिरकार तुम किस ब्रदर को चुनना चाहते हो, जिसके ऊपर नोहा हेनरी को चुन लेता है जो कि 4th प्रिंस होता है। उसकी उससे अच्छी बनती है, इस प्रकार से वह अपने भाई पे एक फेवर भी कर पाएगा। वहीं अब हमारा सीन यहाँ से कट होता है, हमें अब एक कार्ड को दिखाया जाता है। कार्ड जो है कैसल से दूर जा रही थी, जिसमें कि हेनरी और नोहा होता है। हेनरी कहता है कि जैसे कि तुम्हें पता है अभी के समय फ्लड आ चुकी है, फ्लड आने की वजह से आसपास की काफी सारे गांव के लोग जो है वह बगावत कर रहे हैं, और उसकी ब्रदर नोहा की एल्मीर या फीफ जो है उसके अंदर भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो कि बगावत कर रहे होंगे। ये आम बात है, ये होता रहता है। उसी दौरान लेविथियन चमक जाती है, उसकी आंखें लाल कलर में चमक रही होती हैं जैसे वो आग के गोले हों। जैसे ही वह चमकती है अपने आप ही नोहा को पता चल जाता है उस पर अटैक होने वाला है। वह कार्ड को रोकता है, उसका भाई उसे रोकने की कोशिश करता है कि वह अकेला क्या करना चाहता है, बट दूसरी तरफ नोहा को पता था कि वही उन लोगों का टारगेट है, इसलिए उसे कार्ड से नीचे उतरना पड़ता है। आसपास की लाइटें बुझ जाती हैं, उसके ऊपर वाटर मैजिक के अटैक आते हैं जो कि एल्मेरा के ही लोगों ने किए होते हैं। वो उसे घेर लेते हैं, हर कोई ये सीन देख रहा होता है। नोहा बड़े ही आसानी से खुद को प्रोटेक्ट करता है। आसपास के लोग उस पर अटैक करने के लिए आगे तो जाते हैं, बट नोहा स्वॉर्ड की मदद से उन सभी को नॉकआउट कर देता है। हेनरी हैरान होता है अपने भाई की इस तरह की स्वॉर्ड्समैनशिप को देख के। वह उसके लिए खुश भी था, इतनी सी कम उम्र में उसने अपने सारे एनिमीज को बिना ही उन्हें मारे उन्हें इंजर्ड करते हुए बेहोश कर दिया, जिससे कि हम इनसे जरूरी चीजें भी गुलवा सकते हैं। नोहा जो होता है वह कहता है मेरे फीफ का लैंड काफी ज्यादा दूर है और ये मेरे फीफ के ही लैंड के लोग हैं, जरूर इनकी मदद कोई कर रहा है। अब हमें पता लगाना होगा आखिर में वह है कौन। इसी के ही साथ में वह हेनरी को अपना काम जल्द से जल्द निपटाने को कहते हैं। हेनरी भी तैयार हो जाता है। अब हमें नोहा को दिखाते हैं जो कि बायरन के साथ होता है। बायरन को बताता है कि मेरे फीफ के लैंड के लोग यहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं, वो भी इतने कम समय में। वह जरूर घोड़ों से आए होंगे, इसलिए मेरे लैंड के अंदर में जितने भी घोड़ों को खिलाने वाली जगहें हैं तुम उन सभी से खाना परचेज कर लो, जिससे कि घोड़ों को खिलाने को खाना नहीं होगा तो वो इधर से उधर ज्यादा टहल भी नहीं पाएंगे, जिससे कि हेनरी बड़ी आसानी से उन सभी को एलिमिनेट कर पाएगा। बायरन जो होता है यंग मास्टर की ऐसी बात सुन के काफी ज्यादा हैरान होता है, इतनी सी कम उम्र के अंदर नोहा इतना दूर का सोच सकता है। वह काफी ज्यादा खुश होता है और यंग मास्टर की तारीफ करता है कि मास्टर आप बड़ी ही दूर की सोचते हो। इसी के साथ में ये पार्ट यहीं पे एंड होता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक क्या से जरूर कर देना। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में।